आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार। कोरोना वायरस के मामले भारत में दिन प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज का दिन भी कई रिकॉर्ड्स के नाम रहा। पहला रिकॉर्ड यह है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमण के जो टेस्ट हैं उनका आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। आईसीएमआर ने जानकारी दी कि आज सुबह 11 बजे तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के परीक्षण किए जा चुके हैं। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि भारत में पहली बार 60.86% कोरोना से स्वस्थ होने की दर पहुंच गई है। लेकिन तीसरा रिकॉर्ड जो है वो परेशान करने वाला है। संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका और ब्राजील के बाद हमने रूस को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है और संक्रमितों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। ये थोड़ा सोचने के लिए विवश करता है कि तमाम माध्यमों से लगातार जानकारी दी जा रही है मास्क पहनने की, हैंड हाइजीन को मेंटेन करने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की। ऐसे में भी जब बेतहाशा मरीजों की संख्या बढ़ने लगे तो कहीं न कहीं चिंता और परेशानी दोनों है। कोरोना वायरस के प्रति आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर नीरज के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर नीरज, चूंकि कार्यक्रम का शीर्षक है कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और आज के दिन की जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर WHO में सबमिट किया है और उनका कहना है कि ये बीमारी जो है वो हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। क्या है ये रिसर्च और क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार। पहले मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा जी कि ये पहले से ही मालूम है कि ये संक्रामक जो रोग है ये हवा के द्वारा ही हमको मिलता है जी। और हवा के द्वारा मिलने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति विशेष जिसको भी कोरोना से तकलीफ है, कोविड का मरीज है जी, जब वो खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके साथ जो हवा में उसके कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जो गिरते हैं उनके कारण संक्रामक रोग दूसरे को मिल सकता है जी। और अब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये हवा के द्वारा फैलता है जी इसमें लोगों को समझने की बात है कि इसका अभिप्राय क्या हुआ हवा में फैलने का। जी। इसका मतलब ये है कि ये कण इतने छोटे छोटे हिस्सों में बन जाते हैं कि वह हवा के द्वारा 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जी। यानी कि 2, 3, 5, 6 मीटर तक ये जा सकते हैं जी। और इसलिए इनका दायरा बड़े होने की वजह से ये बीमारी काफी ज्यादा दूर तक लोगों को मिल सकती है जी। शायद इसी के कारण से ही जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 7 लाख पेशेंट हो गए या हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए, उसका ही कारण ये भी मानते हैं कि शायद हवा के रास्ते फैल रहा है जी। लेकिन इस बात में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस बात को WHO ने अभी नहीं स्वीकारा है। उनके टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि अभी हमें कोई स्पष्ट प्रमाण इस विषय पे नहीं प्राप्त हुआ, ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे इस बात को पूरी तरह से कहा जा सके कि ये एयरबॉर्न रूट से भी स्प्रेड करता है या फैलता है। जी जी, बिल्कुल। जहाँ तक हाँ जी जी कहें। हाँ, जहाँ तक इसकी बात है कि अगर ये हवा में फैलता भी है तो उन व्यक्तियों को जो कि अगर थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हुए पहुंचेगा तो उसमें कई और फैक्टर भी शामिल होते हैं, जैसे कि क्या हवा की गति उस तरफ है, क्या वहाँ का मौसम ड्राई है या वेट है जी, क्या वहाँ पे ठंडक या गर्मी की स्थिति है जी। इन कारणों से भी इस हवा के स्प्रेड पे असर डायरेक्ट पड़ता है जी। अगर हम एनक्लोज स्पेस में हैं तो ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं जी। बजाय इसके कि अगर हम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खुली हवा हो या क्रॉस वेंटिलेशन चल रहा हो जी। तो उसमें संभावना कम हो जाती है।
लेकिन इस बात की थ्योरी को कुछ लोगों ने गलत इसलिए भी माना है जी। कि एक ही घर में रहने वाले 2 व्यक्तियों में से एक को बीमारी लगती है, दूसरे को नहीं लगती है, जी। जो कि लग जानी चाहिए अगर ये रोग इतना ही हवा के रास्ते फैलता है तो। जी। शायद और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो एयर कंडीशनिंग और जो प्लाज्मा एनालाइजर्स या जो लोग डिसइंफेक्शन की बातें कर रहे हैं, वो इस बात का हवाला दे करके कह रहे हैं कि ये रोग इस कारण से भी दूर तक फैलने में समर्थ है, तो इसलिए आज हमको इसकी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मन में अब कई सवाल उभरेंगे। अगर ये हवा के माध्यम से अगर कोई भी संभावना है फैलने की, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि क्या हम आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर पा रहे हैं? जी, ये अगर हम इसको कर पा रहे होते तो शायद हमारी वो स्थिति ना होती कि हम तीसरे नंबर पर ना होते। जी। हमारा यही मानना है, और ये बात तो साइंटिस्ट भी सभी मानते हैं कि क्लोजनेस में, क्लोज स्पेसेस में ये बीमारी तेजी से फैलती है। जी। और अगर हम डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें तो बीमारी का प्रकोप यानी कि स्प्रेड कम हो जाता है। जी। और हमारी जो ललायत है, हम लोग जो बाहर निकलने के लिए उत्सुक हैं, तो हम चाहते हैं घर बैठे हम बोर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम मॉल जाएं, शॉपिंग करें, खाने पीने के लिए बाहर निकले, हम घर बैठे ऊब रहे हैं, खेलने की जगह जिम जाएं, सिनेमा हॉल जाएं। तो हम अपने पे अगर जब काबू नहीं रख पा रहे हैं, आप मंडी में देखिए, मार्केट में देखिए कितनी भीड़ है, और कोई ना तो सोशल नॉर्म, डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो कर रहा है, ना ही कोई मास्क प्रॉपर तरीके से लगाता है। अक्सर आप देखेंगे कि मास्क से आदमी की नाक बाहर निकली हुई है, जो कि मास्क का पर्पस को डिफीट करती है, और ना ही कोई हाथ धोने या छूने के विषय में किसी प्रकार की प्रिकॉशन ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम जिम्मेदार नहीं है, तो बीमारी तो ये आगे फैलेगी ही, रुक नहीं सकती है। जी। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर काफी दिनों से चर्चा का विषय है प्लाज्मा। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक भी बना। एक शोध के नतीजे ये कह रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। हाँ, कुछ इस पर बताएं। ये डॉक्टर सरीन ने भी एक मैसेज लिखा है जिसमें कि उन्होंने क्वालिफाई किया है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें होता यह है कि जब आदमी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर मेल और फीमेल यानी कि उसके अपने और हस्बैंड के दोनों के जीन उस बच्चे के थ्रू उस लेडी को मिलते हैं। जब हमारी जो बच्चे के फीटस के सेल मिक्सिंग होती है तो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होती है। तो ये मानना है कि जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है तब तक प्लाज्मा लेडी से ना लिया जाए, इससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को इसमें से अभी जो जिनकी डिलीवरी हुई है उनको इससे बाहर रखा गया है। और जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी का संबंध है, प्लाज्मा थेरेपी भी अभी कोई बहुत क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी इसमें रिसर्च जारी है। जैसे कि एक ट्रायल में कल को कुछ चेंजेस किए गए हैं। मेयो जो एक सोसाइटी है, क्लिनिक है, उन्होंने 20,000 व्यक्तियों पे प्लाज्मा थेरेपी करके बताया है कि हाँ ये वाकई में इसकी कुछ वैल्यू है, ये कारगर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किंतु लैंडसेट में जो छपी स्टडी है वो ये कहती है कि इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है जैसे जैसे, क्योंकि हम भी इस बीमारी से केवल 3-4 महीने से ही परिचित हैं और इस बारे में शोध जारी है। तो मानना ये है कि जो इम्यूनिटी है वो कई तरह की होती है, उसमें तो ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। किंतु जो इम्यूनिटी है वायरस को जो वायरस को मारने के लिए जो हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, जब वो बनने से पहले जब वायरस को स्प्रेड करने से रोकना है तो दूसरे व्यक्ति के बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन को शायद रोक पाए, बीमारी की सिवियरिटी को कम कर पाए। इसलिए मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरेपी का रोल माना गया है और मैं मानता हूं कि इसकी अब एक वैल्यू है और हमें इसे यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से अरुण जी फोन लाइन पर हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर जी, मैं पूसद महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ। जी जिसको कोविड हो चुका है वो ठीक हो चुका है उसको फिर से कोविड होने का डर रहता है क्या सर जी? नहीं, ऐसा है। अभी तक इस बारे में काफी लोगों का डर है, मानना है कि इस व्यक्ति को दोबारा कोविड होता है। उन व्यक्ति को कोविड नहीं होता है क्योंकि जब उसके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन IgG यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है
वो इसको प्रोटेक्ट करती है बीमारी को, उस वायरस को पनपने से जी। तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं होता है। हाँ, कंफ्यूजन इस बात पे होता है कि वो व्यक्ति कभी कभी दोबारा टेस्ट करने पर पॉजिटिव हो जाता है। जो व्यक्ति जो पॉजिटिव हो जाता है वो वायरस के कण जो है, जो हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें टेस्ट की वजह से वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो वायरस के जो कण है वो कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि वो संक्रमण करने की क्षमता नहीं रखते हैं जी। तो ऐसे व्यक्ति 14 दिन के पश्चात वायरस धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और वो दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन लोग अक्सर डर जाते हैं कि हमारा 1 महीने के बाद भी अगर पॉजिटिव है या दोबारा पॉजिटिव हो जाता है जी। वो व्यक्ति नॉर्मली संक्रमित दूसरे को नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से अंशुल जी हैं। अंशुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है और वो 14 दिन क्वारंटाइन में रह चुका है और उसके बाद भी उसका बुखार नीचे नहीं आ रहा, तो क्या उसे वो टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, क्वारंटाइन आगे बढ़ानी है? और दूसरी चीज, जो बंदे का अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया 14 दिन के बाद, तो क्या उसमें रूम को भी पूरा हर चीज को सैनिटाइज करना है हमें, वो रूम यूज करने से पहले और फैमिली मेंबर्स को? देखिए, इसमें आपके दोनों प्रश्न का जवाब बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति 14 दिन क्वारंटीन में रहा है और उसके वायरस जो थे वो जब तक वो थ्रो करता था तो वो इन्फेक्शन देने की स्थिति में रहा जी। लेकिन जब वो नेगेटिव हो गया है तो अब वो वायरस से नहीं दे सकता है, किंतु जो वायरस है वो कुछ सरफेसेस पे, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, कुछ और चीजें हो सकती हैं जो ठंडी चीजें हैं, जहाँ पे जैसे बर्फ से रखते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे वायरस ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा कोई व्यक्ति से संक्रमित ना हो तो आवश्यक है कि उसको थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए, कपड़ों को धोया जाए गर्म पानी में, उनको धूप में रखा जाए, गद्दों को, तकियों को, उनको ऐसी चीजों को जो धुल नहीं सकती है, और जनरली हवा का इस प्रकार से एक्सपोजर होना चाहिए ताकि वो डाइल्यूशन भी हो और व्यक्ति का जो वो कमरा है सैनिटाइज हो जाए। और जहाँ तक संबंध है कि ऐसा व्यक्ति जो 14 दिन के पश्चात भी अगर बुखार से पीड़ित है जी। तो ये आवश्यक है कि उसका टेस्ट रिपीट होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है कि अभी भी संक्रमित हो सकता है उसके ऊपर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गया हो जिसकी वजह से उसको इलाज की आवश्यकता है, और हो भी सकता है कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर एक बार से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। राजस्थान के चूरू से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब का नमस्कार। ऐसा है कि मेरी 76 एज है, मैं 3 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ और मेरे आंखों का ऑपरेशन कराना 6 महीने से वेट कर रहा था। अब मैं यहाँ से 200 किलोमीटर जयपुर। हेल्थ कमजोर है मेरा, और कोरोना डिजीज नहीं है, फिर भी हेल्थ कमजोर है, वेट भी 45 kg है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, ऐसा है, 76 की आपकी उम्र है, आपकी एक बड़ी उम्र में जरूर जो आउटकम जिसे कहते हैं, एडवर्स आउटकम जिसे कहते हैं, यानी कि अगर एक बार बीमारी हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज्यादा रहते हैं, वो आपको है, अगर स्पेशली अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या आपकी सेहत कमजोर है तो। नंबर 2, अगर आपको आंख के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अर्जेंसी हो, अर्जेंट कोई चीज हो, इमरजेंसी ऑपरेशन है या अर्जेंट ऑपरेशन है, उसके लिए तो आप जरूर जाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो करिए। हाँ, अगर आपको डॉक्टर सलाह ये करता है कि आपका जो अगर कैटरेक्ट है वो अगर हाइपर मैच्योर हो जाएगा या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा तो आप ऑपरेशन बेशक से करवा सकते हैं, सेफ है। वैसे भी जयपुर में और राजस्थान में बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं है अभी भी, वहाँ पे स्थिति दिल्ली से तो बहुत ज्यादा बेटर है। अगर आप चाहें तो सेफ जगह पे ऑपरेशन करवा सकते हैं। राजस्थान उन 5 राज्यों में शामिल है जहां पर भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर सबसे ज्यादा है, सबसे कम है जी। जिंद से नफे सिंह जी हैं। नफे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? आनंद जी श्रीवास्तव, नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर नीरज जी गुप्ता, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत। जी सर। सर, ये भारत कृषि प्रधान देश है जी, और जो किसान खेत में काम करते हैं, किसान की पूरी फैमिली होती है, उसके साथ में मजदूर भी होते हैं, और जिन्होंने एक ही खेत में काम करना होता है, दोनों हार्ड वर्कर हैं जी। तो मास्क पहनकर काम करते समय बड़ी कठिनाई होती है सांस लेने में, ऐसे में क्या किया जाए डॉक्टर साहब? आपकी बिल्कुल ये दुविधा मान्य है।
किसी ने नहीं कहा कि आप अगर अकेले या 2 जने अगर खेत में काम कर रहे हैं और एक डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं और आपका डिस्टेंस जो है वो दूरी जो है वो 2-3 मीटर से ज्यादा की है, तो ये आवश्यक नहीं कि आप जो है वो मास्क लगाकर ही काम करें। मास्क वहां पे बहुत जरूरी है जहां पे आपका किसी व्यक्ति के साथ उठना बैठना हो या संपर्क हो, या जिसके साथ आप बैठ करके खाना खाना चाहते हो या आप मिलना चाहते हो। लेकिन अगर आप धूप में काम कर रहे हैं जहाँ वैसे ही संक्रमण का रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर आप केवल 1-2 व्यक्ति हैं और खेत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिस्टेंसेस काफी बड़े बड़े होते हैं, तो जरूरी नहीं। इसी प्रकार की कुछ एडवाइस वो भी चाहते हैं, जैसे कि एथलीट्स हैं जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन मास्क लगा के भागना उनके लिए संभव नहीं होता है जी। उनको भी हम यही राय देते हैं कि अगर आप अकेले हैं, पार्क में हैं, अगर आप साथ में कोई नहीं है, तो आप बेशक से मास्क उतार करके रनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत कम लोग हैं तो कपड़े का आप सिंपल मास्क भी लगा सकते हैं, जैसे कि गांव में लोग गमछा रखते हैं, तो गमछा लगा करके भी जो लोग काम कर सकते हैं खेत में, उसी प्रकार से आप भी कपड़े का सिंपल सा मास्क लगा करके अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि संक्रमण का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसकी आंकड़े भी इस प्रकार के हैं कि अगर एक व्यक्ति संक्रमण जिसको पॉजिटिव हो, कोविड पॉजिटिव हो, अगर वो कोई प्रिकॉशन नहीं लेता है तो 30 दिन में 406 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर देता है। किंतु अगर वह सोशल डिस्टेंसिंग भी 75% फॉलो करता है तो उस स्थिति में केवल 2.6% ही लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति मास्क लगाए और दूसरा व्यक्ति भी सामने मास्क लगाए तो जो संक्रमण का रिस्क है बहुत ज्यादा कम हो जाता है जी। बिल्कुल कोशिश रही कि पतला कपड़ा, गमछा अगर वो भी लगा लेते हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि अगर आप गमछा भी लगाएं तो वो भी काफी कारगर होता है खेतों में व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके लिए जी। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्ते, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते सर। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर जी क्या खाना चाहिए ताकि ताकत बढ़ जाए? और दूसरा प्रश्न एक हमारा और है सर जी कि जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके कितने घंटे पास में रहने से व्यक्ति संक्रमित हो जाता? मान लीजिए कितने वायरस उसके जब नीक रूप आदमी के जाएंगे तो संक्रमित हो जाएगा? देखिए, आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे देता हूँ कि जो ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर से कम डिस्टेंस में संपर्क में है और 15 मिनट भी उसके साथ बिताता है, और अगर आप स्पेशली कोई मास्क नहीं लगाते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं संक्रमित होने के। और दूसरा, जब आपका पहला प्रश्न कि किस प्रकार से लोगों से या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए जी, इसके विषय में तो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा आजकल इन्फॉर्मेशन घूम रही है। सभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से पंचतत्वों का काढ़ा बना के पिया जाता है, रात को हल्दी का दूध पी सकते हैं, और बहुत सी ऐसी व्यक्ति है जो कि जिनको ये कहा जाता है कि आप कम से कम 8 घंटे का आराम करें, नींबू पानी पीजिए या विटामिन सी लीजिए, जिंक की टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप खट्टे ऑरेंज, नींबू इन प्रकार का सेवन कर सकते हैं, जिससे विटामिन सी भरपूर मिलता है। जो अंडा खाते हैं उनसे जिंक मिल सकता है। जो धूप में अगर आप 10-15 मिनट अगर आप बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की भी इसमें कमी पूरी हो जाती है। खाना पौष्टिक आहार खाइए, समय पे आराम कीजिए, और जो ये बहुत से लोग राय देते हैं कि योगा कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, और अपने जो आजकल चाहे आयुर्वेदिक की दवाएं हैं, काढ़ा है या होम्योपैथी की आर्सेनिक हेल्प है, इस प्रकार को लेने से भी कहते हैं कि इम्यूनिटी इतनी हो जाती है कि आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है जी। राजस्थान के बाड़मेर से त्रिलोक राम जी हैं। त्रिलोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको आनंद सिंह आपको नमस्कार। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि कोरोना वायरस भविष्य में पूरी तरह नष्ट हो जाएगा या हल्का फुल्का रह सकता है? देखिए, वायरस है ये, और वायरस जहाँ पूरे वर्ल्ड में जो फैल चुका है जी, तो
पूर्णतः नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन इस पे काबू जरूर पा लिया जाएगा। जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी और वैक्सीन से हम सभी लोग उस पर इम्यूनाइज हो जाएंगे, जैसे हमने और बीमारियों पे काबू पाया है जी, ऐसे ही इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। जी डॉक्टर नीरज, यहाँ पर वैक्सीन की बात शुरू हुई और ये सबसे ऐसा मुद्दा है जो हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन कब आ रही है। जो भारत में कोवैक्सीन की बात चल रही है भारत बायोटेक के सौजन्य से, और आईसीएमआर ने कहा है कि अगस्त के आसपास यानी 15 अगस्त के आसपास इस वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ऐसा है कि वैक्सीन जो है बनाना इतना आसान नहीं है जी। नॉर्मली इसमें लगभग 4 वर्ष का समय लगता है, किंतु बहुत सारी कंपनियां, जैसे पूरा पैंडेमिक है, पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे साइंटिस्ट इस विषय पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन निकाली जाए जी। वैक्सीन बहुत स्टेजेस में होती है, 5 या 6 स्टेज में होती है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रायल की एक स्टेज आती है जिसको स्टेज 2 स्टेज 3 कहा जाता है जी। स्टेज 2 में कुछ चुने हुए व्यक्ति पर और स्टेज 3 में ज्यादा व्यक्तियों पर उसे प्रयोग करके ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। आईसीएमआर ने ये कोवैक्सीन के लिए फास्ट ट्रैक करने के लिए भारत वालों को बोला है कि आप जल्द से जल्द ट्रायल कीजिए। बहुत सारे हॉस्पिटल को रोपिन किया है। कल 7 जुलाई तक इन सबको जो उनको वॉलंटियर्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनको रिक्रूट करना है और उसे ट्रायल करना है, और उसके बाद उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या उसमें इतनी एंटीबॉडीज या इतने संक्रमण से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है जिससे कि वो पूरे विश्व में या पूरे देश में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इनका ये कहना है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। इस विषय में बहुत सारे साइंटिस्ट या जो लोग हैं वो शायद स्केप्टिकल है कि ये बहुत जल्दी होगा। हो सकता है कि ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, शायद आ जाए। अगर आ जाएगा तो ये हमारे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एनालिसिस करने में, मास प्रोडक्शन करने में, अप्लाई करने में और इसके साइड इफेक्ट वगैरह देखने में कुछ समय चाहिए होता है। जो पॉसिबल है कि हम इसको और बड़ा ट्रायल करें, या हो सकता है कि हम कुछ चुने हुए व्यक्तियों पे और ज्यादा इसको परीक्षण करके शायद इसको हम ना पाए। जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से रूपदेव नाथ जी हैं। रूप जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते रूपदेव जी। मेरा एक सवाल है जी। मैं किस्म का इस प्रोग्राम हम लोग पढ़ के मैंने सुना है, डॉक्टर ने जो कैसे कुछ बताता है, जैसा HIV-1 है, HIV-2 है, हेपेटाइटिस है, कॉलेरा, बहुत कुछ ऐसा बीमार है, बहुत पुराना। तो एक्चुअली ये कोरोना वायरस जो अभी तो इसको कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकला, तो हमारा इंडिया 3 नंबर में है। तो हम लोग का इंडिया यदि बात देखते हैं 1 नंबर में आ गया, तो ये रहने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? डॉक्टर नीरज जी जानना चाह रहे हैं कि अगर ये जो वायरस है ये मलेरिया की तरह अगर ये लंबे समय तक रह गया तो क्या अंतर होगा? देखिए, ऐसा है कि इस वायरस में ये तो सबको मालूम है कि 95 से 97% व्यक्तियों को माइल्ड बीमारी होती है, बच जाते हैं, किंतु 3% व्यक्ति जो अब हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली धीरे धीरे ये फिगर नीचे आ रही है, वे व्यक्ति को ये जानलेवा बीमारी साबित होती है। और स्पेशली वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, जिनको की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की कोई बीमारी है, या लंग्स की कोई बीमारी है, या जिनको कैंसर की बीमारी है या कैंसर की दवाइयाँ देते हैं, या जिनका अंदरूनी से इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों में इनके इस बीमारी से मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस चीज को देखते हुए हमें बीमारी से बचने के लिए और इन जो जान हमारी जो लोगों की जाती है उसको बचाने के लिए ही इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सारी ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात है कि इसका संक्रामक कितना तीव्र है कि इसकी वजह से आदमी किसी काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। 15-20 दिन के लिए वो उसको आइसोलेशन या रूप में रहना पड़ता है, या फिर हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़े, जिससे कि बहुत सारे इकोनॉमिक और मैन पावर या वर्क संबंधी उनकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जिससे कि इकोनॉमी को लॉस भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी को जड़ से निकाल पाना जहाँ संभव नहीं हो, तो काबू पाना
इसके लिए प्रयास जारी है। इसी के लिए सब दवाइयों का विकास और वैक्सीन के विकास की बात चल रही है। बहुत सारी अभी तक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन की तरह यूज हो रहे हैं, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, या पहले HCQS या एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, या हम रेमडेसिविर या फेविपिराविर यूज कर रहे हैं, टोसिलिजुमैब यूज कर रहे हैं, या वैक्सीनेशन ये बातें चल रही हैं, या प्लाज्मा थेरेपी जो आ गया है। तो ये सब कोई भी ऐसी नहीं है जो 100% कारगर है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई कारगर मेडिसिन या वैक्सीन नहीं निकलती है तो एक मॉर्बिडिटी, एक जो बीमारी है वो पनपती रहती है, चलती रहती है। लेकिन वायरस है, और चूंकि वायरस है और उसकी ये खास बात होती है कि एक बार वायरस के आने के बाद में शरीर इम्यून सिस्टम उसका इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, तो अल्टीमेटली उस वायरस को काबू कर पाने में संभव हो जाता है। मलेरिया में जो पैरासाइट है उसके लिए दवाई जो होती है वो अक्सर रेजिस्टेंट होने के कारण कारगर नहीं होती है, और वायरस भी उसी प्रकार से म्यूटेट करके हो सकता है कि चेंज हो जाए और इसके लिए दूसरी वैक्सीन बनानी पड़े। किंतु हमेशा होप तो यही है कि हम एक इफेक्टिव वैक्सीन बना पाएंगे जो इस वायरस को पूर्णतः काबू कर पाएगी। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। महेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्ते। हमारी लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आप क्या निर्देश देंगे, क्या कहना चाहोगे? जी डॉक्टर नीरज। इसी विषय पे ही हमारी चर्चा चलती जा रही है। प्रधानमंत्री भी इसी विषय पे चिंतित हैं। हजारों बार वो अपनी मन की बात कहते हैं, बार बार आते हैं। हम सभी यही बात बोलते हैं कि हमें जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की, मास्क पहनने की आवश्यकता है। हमें लापरवाह नहीं होना है, जिम्मेदार होना है, और सावधानी जो है छोड़नी नहीं है, उसको मजबूती से पकड़ के रखना है। अगर हम डिसिप्लिन होंगे तो जिस प्रकार बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड है या और बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पे बहुत जल्दी काबू पा लिया है, या हमारे कुछ प्रदेश ही हैं जैसे केरला है जिन्होंने इस बीमारी को रोकने में या फैलने से रोकने में अपनी जिम्मेवारी दिखाई है, ऐसे ही जिम्मेवारी अगर सारे लोग दिखाएं तो संभव है कि हम इस बीमारी पर काबू पा पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो इसी बात पे दोबारा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हमें जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। हमको अपनी जिम्मेवारी नहीं भूलनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क वाली जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी जिम्मेवारी अपने घर के व्यक्तियों के प्रति है, बड़े बूढ़ों के प्रति है, वही समाज के लिए भी बनी रहनी चाहिए। अगर ये रहेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं भी अपनी कुछ बातें पहुंचा पाया। जी बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज बता रहे थे कि ये लापरवाही का समय नहीं है, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना उत्तरदायित्व समझने का ये बहुत सही समय है। सिर्फ एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो उससे कई सैकड़ों व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप पहले खुद को बचाइए, और खुद को बचाने के लिए जो सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना बिल्कुल मत भूलिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए। ये समझने की जरूरत है कि सरकार हर समय हर पल आपके साथ नहीं रहेगी। सरकार अलग अलग माध्यमों से, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा रही है, और उस संदेश को अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन संक्रमण मुक्त बनाइए, परिवार को खुशहाल रखिए और समाज को स्वस्थ रखिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।